हेलो स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि मिश्रा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो देखो यार, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में जो एमसीक्यू आप लोगों को आता है ना 40 नंबर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और केवल मैं आपके सामने ये गारंटी देने का मतलब ये नहीं कि फेक बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बस आज का कुछ जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ एज ए की पॉइंट्स, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आपको याद रहेगा तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से एमसीक्यू कहीं आपके हाथ से नहीं जाएगा। और यार ये बोनस नंबर है जो 14 नंबर के बिहार बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। ये यार कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग वैसे भी अगर केवल लेक्चर भी देख लिए ना, हालांकि कॉपी में नोट कर लो तो अच्छा है, नहीं भी करोगे ना, केवल आप लेक्चर भी देख लो ना, तो आपको ये चीजें सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, और नोट डाउन आप लोग कर लो। पहला पहला आपका लिखो एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है पहले समझ लो। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉर्मली एक ऐसा खर्च है कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो या बिजनेस लॉस इनकर्ड करे, बट ये एक्सपेंस तो बिजनेस को इनकर्ड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि ये कोई कॉन्क्रीट साइंस नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीज है। नॉर्मली कोई इंसान आपको पूछ रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो आप बोलो एक ऐसा एक्सपेंस कि बिजनेस चाहे प्रॉफिट अर्न करे या लॉस इनकर्ड हो, बट ये एक्सपेंस तो इनकर्ड करना ही करना है से। अब क्या ये फंडामेंटल में से एमसीक्यू आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल। तो पहला आपको बता दे रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल, आइदर मैनेजर का सैलरी हो, ठीक है, मैनेजर सैलरी या मैनेजर का कमीशन हो। मैनेजर का सैलरी हो या मैनेजर का कमीशन हो, इट इज एग्जांपल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चाहे बिजनेस लॉस ही क्यों ना इनकट करे, बट ये सारा एक्सपेंस इनकट करना ही करना होगा बिजनेस को। मैनेजर का सैलरी हो, मैनेजर का कमीशन हो। उसके बाद दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब थोड़ा समझना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आइदर आपको पार्टनर लोन दिया है, कौन पार्टनर, किसको, फॉर्म को, उस पे भी जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको बताना है आइदर पार्टनर लोन दिया है किसको, फॉर्म को, तो भी फर्म अगर उस पे इंटरेस्ट दे रहा है इट इज पार्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब आइदर पार्टनर्स लोन हो या थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी लोन हो या थर्ड पार्टी लोन हो। इस दोनों लोन पे आप जो भी इंटरेस्ट अलॉट कर रहे हो सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड आपको लिखना है कि अगर कोई पार्टनर या कोई थर्ड पर्सन से आप एसेट ले रहे हो, एसेट यूज करने के लिए अगर आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, रेंट टू पार्टनर्स पार्टनर्स या थर्ड पार्टी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कोई इंसान अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप बताओ, मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का कमीशन है, अगर फॉर्म को लोन दे रहा है कौन, पार्टनर, तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है कौन अलॉट कर रहा है, फॉर्म, वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। या कोई थर्ड पार्टी, मानिए चलो पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पार्टी लोन दे रहा है किसको, फॉर्म को, अगर फॉर्म उस पर भी इंटरेस्ट अलॉट कर रहा है ना यार, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। थर्ड हम आपको बताए थे कि जैसे कोई आपको पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस है, उसके लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए और मान के चलते हैं ए
बी सी तीन पार्टनर है और जिस जगह हमको बिल्डिंग चाहिए, मान के चलो ए बी सी तीन पार्टनर है और हमको बिल्डिंग का आवश्यकता है, मान के चलो कि हम बोरिंग रोड में, ठीक है, कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बोरिंग रोड, ठीक है, बोरिंग रोड। यार ये अच्छा एरिया है पटना का, बोरिंग रोड। ये लगता है कि मुंबई, मुंबई है, जस्ट लाइक मुंबई। यहाँ पे चले जाओ तो मन लगा रहता है, पता नहीं, ठीक है। लड़का लोग ज्यादा डिपेंड करता है बोरिंग रोड पे कि हमको बोरिंग रोड में ही हॉस्टल चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ाई कम होता है और एंजॉय ज्यादा होता है नॉर्मल। तो बोरिंग रोड में मान के चलते हैं कोई हमको क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए बोरिंग रोड में। अब ए बी सी तीन पार्टनर है, सी जो है बहुत धनी मनी इंसान है, इसका बोरिंग रोड में एक बिल्डिंग है। क्या है, बोरिंग रोड में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सी बोल रहा है कि आप थर्ड पार्टी से जो बिल्डिंग लोगे उसको भी आप क्या दोगे, रेंट। इससे बढ़िया क्या है ना कि आप मेरा बिल्डिंग ले लो और उस पर हमको क्या दे दो, रेंट, ठीक है। तो नॉर्मली अगर रेंट पेड कर रहा है, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको पार्टनर दे रहा है यूज के लिए और उस पर आप जो भी रेंट दे रहे हो वो भी चार्ज अगेंस्ट क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मान के चलते हैं कि ये बिल्डिंग पार्टनर का नहीं है, ये बिल्डिंग थर्ड पार्टी के, से मिस्टर एक्स का है, मिस्टर एक्स का। अगर ये भी बिल्डिंग आपको दे रहा है बिजनेस करने के लिए और मिस्टर एक्स को भी आप उस पे रेंट दे रहे हो, तो वही मैंने आपको बताया, रेंट टू पार्टनर या रेंट टू थर्ड पार्टी, दोनों ही एग्जाम्पल हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। और इसको हम लोग हमेशा दिखाते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बिहार में पता नहीं इंसान को क्या लगता है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इट इज, तो वहां पे देना इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। और कोई भी आइटम अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, कोई भी आइटम अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में। कहां पे, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये याद रखना है आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल तीन हम आपको बता दिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन थर्ड पार्टी लोन, मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का कमीशन है, उसके बाद रेंट टू पार्टनर या थर्ड पार्टी को आप रेंट दे रहे हैं, वो सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब देखो स्टूडेंट लोग कुछ यहाँ पे दिमाग क्या लगाता है, मैं आपको तुरंत बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब अगर कोई आपको पूछ देगा ना कि बताओ सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या प्रोपेशन ऑफ प्रॉफिट। अब गधा कुछ स्टूडेंट होता है, वो लोग रट्टा याद रहता है। देखो हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, कौवा और मैना और। कई कई मान के चलो कोई बोलता था कौआ, हम लोग बोलते थे यस और, ठीक है। मैना हो तो वो भी बोलते थे यस। तो कोई इंसान बोल देता था कि घर उड़, ठीक है, मतलब जो बिल्डिंग है वो भी उड़ रहा है, तो हम लोग उसमें भी यस बोल देते थे। तो ऐसा चीज यहाँ पे नहीं तुक्का मारना है यार, समझो बातों को। मैंने आपको बताया मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का कमीशन है, या थर्ड पार्टी का सैलरी है, कमीशन है, या एम्प्लॉय का सैलरी है, कमीशन है, तो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों होगा यार। दिमाग को कांस्टेंट रखो कम से कम कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, वो भी एक नंबर का क्वेश्चन बोनस है ये, ठीक है। तो अगर सैलरी टू पार्टनर है, सैलरी टू, अगर सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है, it is not part of charge against profit, it is a part of appropriation of profit, and appropriation of profit is related to PL appropriation account, not PNL account, ठीक है। तो याद रखना है कि सैलरी अगर पार्टनर को मिल रहा है या कमीशन किसको मिल रहा है, पार्टनर को, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का तीन एग्जांपल बता दिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा डेबिटेड होता है पीएनएल अकाउंट में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, ठीक है। लिखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होगा अगर प्रॉफिट होगा तो ये सारा आइटम दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये सारा आइटम नहीं दिया जाएगा। से एग्जांपल लिख लेना एग्जांपल 2 में, या ठीक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल लिख लो, ठीक है। एग्जांपल पहला बताते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एग्जांपल 2 में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो अगर आप पहला लिखो पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, ठीक है,
या आप लिखो सैलरी टू पार्टनर, इसको ऐसे काट दो, ठीक है, लिखो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। दूसरा लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा लिख लो पार्टनर्स का कमीशन है, ठीक है, पार्टनर्स कमीशन, या आप लिख लो कमीशन टू पार्टनर, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है, लिख लो, ठीक है। और रिजर्व, ये सब क्या हो जाता है, ठीक है, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल है। तो याद रखना पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जो भी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का रेमुनरेशन, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो लिख लेना सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद और भी लिख सकते हो रिजर्व, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चल अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और भी चीजें आपको हम बता रहे हैं, इसमें याद रखना है, ठीक है। पहला कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नोट वन, नोट वन, ठीक है, नोट वन। अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पर इसमें कुछ आपको बता रहे हैं। अगर कोई आपको पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, तो आपको बोलना है 2, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ऑफ पार्टनर, तो आपको बोलना है कितना, 50, ठीक है। ये दिया है गिवन इन कंपनीज एक्ट, किसमें दिया है, गिवन इन कंपनीज, ठीक है, इन कंपनीज। देखो नॉर्मल ये क्वेश्चन है, अगर पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोले मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, 50, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये एमसीक्यू में आता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी हम बताएं इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम 50। अब मिनिमम जो है ना वो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया है। अब इंसान पूछता है कि सर एक और बताइए, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और मैक्सिमम 50 जो पार्टनर होना चाहिए बिजनेस में वो दे रहा है कंपनीज एक्ट, ये कौन सा लॉजिक है। देखो बाबा, कंपनीज एक्ट पापा है और ये पार्टनरशिप, सोल पार्टनरशिप उसके अंदर आता है, ये सब पुत्र है, तो पापा का बात तो मानना ही पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई किया गया है कि ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोला। बट मैक्सिमम जो 50 है वो आपका कंपनीज एक्ट एक सेक्शन है, मिसलेनियस सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कौन सा बोले, एज पर कंपनीज एक्ट 2030 सेक्शन 464, याद रखिएगा मिसलेनियस, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, क्या देते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद बिहार बोर्ड में पूछता है कि ये एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब हम आपको बताए थे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म हो सकता है ओरली, ओरली, और आइदर हो सकता है रिटेन। एमसीक्यू में आता है यार, ये दोनों मोड में हो सकता है। कई बार एमसीक्यू में तुमको जिग करेगा कि एग्रीमेंट केवल ओरली होता है, नहीं नहीं, एग्रीमेंट आइदर रिटेन भी हो सकता है, आइदर ओरली भी हो सकता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का जो रोल होता है, क्या होता है, पार्टनर का रोल, ठीक है। पार्टनर का जो रोल होता है वो होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल, ये भी एमसीक्यू में आता है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ये दोनों एमसीक्यू में आता है, याद रखना, ठीक है।
तो नॉर्मली अभी हम बताए थे इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना 50। मिनिमम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया, मैक्सिमम कहाँ पे दिया कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में। पार्टनरशिप डीड का एक दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, याद रखना है। उसके बाद एग्रीमेंट आइदर ओरली भी हो सकता है आइदर रिटेन भी हो सकता है। उसके बाद हम बोले पार्टनर का डुअल रोल होता है फॉर्म में, ये एजेंट भी होता है और एज वेल क्या होता है ये प्रिंसिपल भी होता है। तो एमसीक्यू में ये भी आता है कि जो रोल होता है किसका पार्टनर में, पार्टनर का इन पार्टनरशिप फॉर्म में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ये दोनों होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक आता है कि क्या पार्टनर में पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर लिमिटेड होता है? नहीं नहीं, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर जो है तो नोट में वो भी आप डाल दो कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब बताए थे कि अगर बिजनेस लॉस में गया और बिजनेस का एसेट बेचे, एसेट बेच के उतना पैसा रियलाइज नहीं हुआ जितना कि मेरा ऑब्लिगेशन है, जितना कि मेरा डेप्ट है, तो पार्टनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा। अब बच्चा लोग पूछता है कि सर अगर पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो लायबिलिटीज का सेटलमेंट नहीं हुआ तो यार कोर्ट बोलता है कि छोड़ दो, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर लायबिलिटीज का सेटलमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट बोलता है छोड़ दो, वो डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, उसको कोर्ट छोड़ देगा। तो नॉर्मली अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब वही होता है कि आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा अगर फॉर्म का एसेट बेचने से वो डेप्ट का फुल पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर बेचने के बाद फुल पेमेंट हो गया तो भाई मैं अपना पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों बेचूंगा? मैं पागल थोड़ी हूँ कि कुत्ता काटा है पागल कुत्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा, ठीक है। तो अभी की पॉइंट्स आपको पता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना 50, विच इज गिवन इन कंपनी एक्ट 2013 एक्ट ऑफ सेक्शन 464। उसके बाद बताए थे पार्टनरशिप डीड को हम लोग और एक और नाम देते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम बोले थे एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म ऑफ ओरली और दूसरा क्या होना चाहिए रिटेन में भी होना चाहिए। उसके बाद बताए कि पार्टनर का डुअल रोल होता है। पार्टनर का डुअल रोल का मतलब प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ठीक है। यस, क्यों नहीं? क्योंकि देखो जैसे से ए बी और सी ये तीनों मिलके बिजनेस क्या कर रहा है? रन कर रहा है, ठीक है। अब ये ए भी माना जाएगा पार्टनर, क्या माना जाएगा? पार्टनर। बी भी माना जाएगा क्या? पार्टनर। और सी भी क्या माना जाएगा? पार्टनर। उन सारे को जब हम लोग कलेक्टिव कर लेते हैं ए बी सी को तो ये बन जाता है आपका फॉर्म। क्या बन जाता है? फॉर्म, ठीक है। ये क्या बन जाता है? फॉर्म। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब क्या? जो पार्टनर है वही तो फॉर्म है, जो फॉर्म है वही तो पार्टनर है, ठीक। तो इसीलिए पार्टनर जो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब ये ऑनर, जस्ट लाइक ये सारे ड्यूटी वगैरह यही क्या करेगा? आपका डिसाइड करेगा कि किसको क्या करना है नहीं करना है। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक पार्टनर कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट किया तो रिमेनिंग सारे पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, बट वो किसके हित में होना चाहिए? वो बिजनेस के हित में होना चाहिए। उसी का मतलब होता है एजेंट, ठीक। तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि पार्टनर का डुअल रोल होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब देखो नॉर्मली एक चीज मैं फिर आपको समझा, ठीक है। से मान के चलते हैं जैसे रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, एलटीडी। देखो आप किसी को यह भी समझ नहीं आता है कि रिलायंस लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। नॉर्मली इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये कौन सा कंपनी होता है? पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी में केवल एलटीडी यूज होता है और प्राइवेट अगर कंपनी होगा तो उसमें पीवीटी एलटीडी होता है। अब मान के चलते हैं इसका एक मेडिकल का दुकान, किसका? मेडिकल का दुकान है, मेडिकल, मान के चलते हैं मेडिकल का दुकान। और ये मिस्टर एक्स है, इसका मुंह कान हमको बनाने नहीं आता यार, बना देते हैं। ये मिस्टर एक्स है और इसको फीवर लग गया, ये गया इसका एक दुकान है, ठीक है, और इसका नाम है मेडिकल, रिलायंस मेडिकल लिमिटेड मान के चलते हैं इस शॉप का नाम, ठीक है। ये यहाँ पे गए एक मेडिसिन लेने के लिए, तो मेडिकल वाला जो शॉप था जो बेच रहा था यहाँ पे, तो उन्हें पूछा कि आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए, तो ये बोला कि मुझे फीवर हो गया उसका मेडिसिन चाहिए। साला ये पागल था, ठीक है। ये क्या किया ना, फीवर का टेबलेट नहीं दिया, ये टेबलेट दे दिया
पागल होने का, ठीक है, ये बेचारे दवाई कंजम्पशन किया और पागल हो गया। क्वेश्चन उठता है कि ये तो अब पागल हो गया, ठीक है, इसका जो लीगल हायर होगा या इसका जो मान के चलते हैं वाइफ वगैरह होगी, ठीक है, अब वो चाह रहे कि मुकदमा करेंगे। तो मुकदमा नॉर्मली आप रिलायंस लिमिटेड पे करेंगे, ना कि आप अंबानी पे। मैं आपको पहले ही बताया था कि अंबानी एक नेचुरल पर्सन है और उसका बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो अब अकाउंट्स में क्या होता है, देखिए ये फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है, और ये ए बी सी ये पार्टनर है। तो लॉ बोलता है कि जो फर्म है वही पार्टनर है। तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू फर्म और पार्टनर में अंतर नहीं है। एमसीक्यू बार बार बता रहे हैं, कोई पूछता भी है कि एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट पर्सन है, तो बोलिए नहीं, क्योंकि ये इसका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी ही नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तब तो ये दोनों सेपरेट पर्सन होगा, बट रजिस्ट्रेशन तो इसका कंपलसरी ही नहीं है। हम बताए थे पार्टनरशिप डीड, registration, partnership agreement, it is not compulsory under the partnership act, it is only voluntary। ये आपका voluntary है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो फर्म है वो पार्टनर है, जो पार्टनर है वो फर्म है। बट अकाउंट बोलता है कि यार हम लोग तो अकाउंटिंग जनरल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, सारा कुछ बनाते हैं, तो अगर हम दोनों को सेम मानेंगे तो हम कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, हाउ टू पासिंग एनी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं बाउंड हूं, क्या करूं, मुझे बताना पड़ता है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो आपको अगर कोई पूछे कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या पार्टनर और फर्म दोनों अलग बंदा है, तो बोलिए नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। जो फर्म है वो पार्टनर है, जो पार्टनर है वो फर्म है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, अलग अलग है, फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। कोई इंसान पूछ रहा है ऐसा क्यों, तो आप बोलिए कि हम लोग बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग को जॉइंट करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, तो दोनों को अलग अलग पर्सन हम नहीं मानेंगे तो कैसे हम लोग कोई भी जॉइंट कर पाएंगे, कैसे हम लोग लेजर बनाएंगे। इसीलिए फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको बता दिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना 50। उसके बाद बोले थे एग्रीमेंट आइदर रिटन भी हो सकता है, आइदर ओरल भी हो सकता है। उसके बाद आपको बताए थे कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद बोले थे पार्टनर का डुअल रोल होता है फर्म में, प्रिंसिपल एज वेल एज क्या होता है, एजेंट होता है, ठीक है, इतना। उसके बाद नॉर्मली अब मान के चलते हैं कि अगर का समझो ये फॉर्म है, ठीक है, का समझो मान के चलते हैं ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, और फॉर्म को लोन दे रहा है, मान के चलते हैं मिस्टर ए, और मिस्टर ए पार्टनर है। बात समझना, मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर ए लोन दे रहा है फॉर्म को, मान के चलते हैं 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉट करेगा फॉर्म इस पार्टनर को, तो कुछ नहीं मेंशन अगर है तो 6% पर एनम। 6% कितना, पर एनम से मिस्टर ए जो पार्टनर है, मिस्टर ए क्या है, पार्टनर है, या समझो एमसीक्यू में आता है मिस्टर ए क्या है, पार्टनर है, ये फर्म को लोन दिया, कितना, 1 लाख। लोन पे इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगा मिस्टर ए वो मेंशन ही नहीं है, तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं है, हालांकि हम बताएंगे कि डीड अगर साइलेंट होता है तो वो भी, तो अगर यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो केवल आप 6% पर एनम के हिसाब से आप उसको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दोगे। से आपने लोन दिया 1 लाख, और 1 लाख का अगर हम 6% निकाले इन नाम से तो आपका 6000 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर किसको देगा, मिस्टर ए को। तो अगर कोई का एमसीक्यू में आता है कि अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फॉर्म को बट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो आप बोलिए 6% पर एनम। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी हो, उस केस में भी पार्टनर अगर लोन दे रहा है किसको, फर्म को, उस केस में 6% पर एनम है। बट कई बार कोई क्वेश्चन आता है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उस केस में अगर थर्ड पार्टी लोन दे रहा है फर्म को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर भी 6% देगा, नहीं। पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, तो एक्ट केवल ये बोला कि अगर डीड साइलेंट है और उस केस में अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और एक्ट अप्लाई हो रहा है,
और उस केस में अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो केवल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। पर उस केस में अगर कोई थर्ड पार्टी दे रहा है लोन किसको, पार्टनर को, तो जो प्रिस्क्राइब रेट होगा वो आपको मिलेगा। से मान के चलते हैं, एक आपको फिर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, और ये मिस्टर एक्स ये पार्टनर है, क्या है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ठीक है। और मान के चलते ये मैं हूँ रवि, ठीक है, रवि। और क्वेश्चन में लिख दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट, क्या लिख दिया, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर अब क्वेश्चन लिख दिया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एक पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को 2 लाख, 2 लाख, कितना, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख दे रहा हूं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट माने चलते हैं एक्स बोला कि हम आपको आपसे चार्ज करेंगे 10%। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है ना, क्या बोल रहे हैं, पार्टनर लोन दिया किसको, फर्म को, और फर्म को बोला कि मैं आपसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। फर्म कुछ बोला नहीं, फर्म लोन हो गया, वो तो जानता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, केवल 6% इसको मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, मान के चलते हैं किसको, फर्म को, और पार्टनर अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, से पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आप इस 10% को भूल जाना है, केवल इस 2 लाख का 6% हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। से मान के चलते हैं एक्स चिल्ला रहा है कि हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे, फर्म बोलेगा आप चिल्लाइए, आप मरिए, आपको कोई मतलब नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आप जो लोन दिए हैं उस पे एक्ट ही बोला कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम। एवं आप चिल्ला के मर जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। से अब मिस्टर रवि, यार देखो ये चालाक इंसान है, ठीक है, फर्म को लोन दिया 5 लाख, ठीक है, और बोल दिया कि मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चार्ज करूंगा। फर्म बोला यस, ठीक है, आपको 10% दे देंगे। इवन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मैं 6% नहीं लूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट केवल बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उस केस में कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो फर्म केवल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इवन ये पर्सन हायर डिमांड कर रहा है, डजंट मैटर, ठीक है, आपको केवल 6% मिल रहा है। बट ये रवि अगर दिया तो ये थर्ड पार्टी है, ये जिस रेट पे प्रिस्क्राइब किया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बता दिए इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ठीक है। अब 2 मिनट रिकॉल करेंगे, ठीक है। हम आपको बताए थे पहले कि सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताए थे कि ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद बताए थे फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बताए थे इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना, 50। उसके बाद बोले थे कि कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जो आप पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर नहीं आ सकता है। तो पहला बोले थे माइनर, दूसरा अनसॉन्डमेंट, और तीसरा पर्सन स्पेशली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हाँ याद रखिएगा, कोई इंसान पूछ रहा है क्या, एक माइनर, माइनर का मतलब होता है द पर्सन हु इज नॉट अटेनिंग एज ऑफ मैच्योरिटी। नॉर्मली माइनर का मतलब होगा कि जो पर्सन 18 साल कंप्लीट नहीं किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर, ठीक है। तो कोई इंसान पूछ रहा है कि जो पर्सन 18 साल कंप्लीट नहीं किया, क्या वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो बोलिए नहीं, पार्टनर नहीं, एज ए पार्टनर नहीं आ सकता है, एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे वो एज ए पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर्ड हो सकता है। एमसीक्यू आता है कि जिस पर्सन का 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब माइनर, ठीक है, माइनर कभी भी एज ए पार्टनर, फिर से बता रहा हूं, माइनर कभी भी एज ए पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, एज ए बेनिफिशियरी वो आ सकता है, एज ए बेनिफिशियरी इंटर हो सकता है, एज ए पार्टनर नहीं हो सकता। ये आपका माइनर का कंडीशन था, ठीक है। तो माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता है, एज ए पार्टनर नहीं आ सकते, बेनिफिशियरी आ सकता है। दूसरा अनसॉन्ड, जो इंसान पागल है, उसको कुछ हाँ नाम है समझ ही नहीं है, इरेक्टिव पर्सन है, पर्सन एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सब आपका पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। दूसरा बताए थे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटन और ओरली बताए थे। उसके बाद तीसरा बताए थे आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लॉस मे और मे नॉट बी शेयर्ड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो ही सकता है। उसके बाद बताए थे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस जो है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए, तब वो पार्टनरशिप में काउंट होगा। साथ में जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनवाइस वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद
ये पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है, पार्टनर इसका डुअल रोल होता है। उसके बाद लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होता है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है जो फर्म है वो पार्टनर है, जो पार्टनर है फॉर्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे आता है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दोनों को अलग बंदा मानते हैं। उसके बाद हम आपको बोले थे म्यूचुअल एजेंसी, या उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल, या उसी को हम बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हम बोले थे या तो सारे जन मिल के बिजनेस को कंटिन्यू करे, या सारे जन के बिहाफ में कोई एक मिल के कंटिन्यू करे, बात सेम है। हाँ, फिर हम ये बताए थे कि कोई एक पार्टनर अगर कोई एक्ट करेगा तो रिमेनिंग सारे पार्टनर लायबल होगा, बट वो ऑर्डिनरी प्रूडेंट ऑफ मैन होना चाहिए, वो आपका बिजनेस के हित में होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई नया बिजनेस, अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आना चाहिए तो याद रहना है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। मेजॉरिटी कंसेंट पार्टनरशिप में नहीं चलता है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। ये हम आपको पार्टनरशिप का फीचर्स बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एग्रीमेंट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटन और ओरली, और जब रिटन एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करते हैं इट बिकम्स पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में फॉलोइंग कुछ कुछ बातें मेंशन होता है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। तीसरा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा। चौथा, कौन पार्टनर कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल पर्सनल पर्पस के लिए निकालेगा। उसके बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉट करेगा फर्म, किसको, पार्टनर को। क्या इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट चार्ज करेगा, कौन, फर्म फ्रॉम पार्टनर से। क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा, क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगा, क्या पार्टनर को रेमुनेशन मिलेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब होगा, मतलब कब से स्टार्ट करेंगे, बिजनेस किस नेचर का होगा। उसके बाद पार्टनरशिप किस नेचर का होगा, एट विल होगा या पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगा। उसके बाद ऑडिट कंपल्सरी होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा या उसको हम लोग कोर्ट ले जाएंगे। उसके बाद कौन सा टाइप्स ऑफ बिजनेस होगा, वो भी ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस क्या होगा, सारा कुछ ये डिटेल में मेंशन होता है ताकि फ्यूचर में पार्टनर के बीच कोई आपसी डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए सारी चीज डिटेल में लिखा रहता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि पार्टनर का क्या क्या राइट होता है। देखो, पार्टनर का राइट ये है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसमें शेयर ले सकता है, लॉस में और मे नॉट भी शेयर होगा। उसके बाद कोई भी बिजनेस में अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो रिमेनिंग सारे पार्टनर से क्या होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक पार्टनर का ये अधिकार होता है कि वो बुक्स देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसका कॉपी भी ले जा सकता है। उसके बाद प्रत्येक पार्टनर का ये भी अधिकार होगा कि कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन लेगा तो उसके पास अथॉरिटी होता है कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। अगर एक भी पार्टनर डिनाई हो गया तो कोई नया पार्टनर फॉर्म में नहीं आ सकता है। उसके बाद हम आपको बताए थे रूल्स रिगार्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो एक्ट आता है, और एक्ट आपका 1932 आता है। ये बोलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो पार्टनर के बीच शेयर करेंगे इन इक्वल रेशियो में। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म चार्ज नहीं करेगा किसी पार्टनर से। उसके बाद कोई भी पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी पार्टनर अगर लोन दे रहा है फर्म को तो फर्म केवल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड करेगा। बट याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो फर्म कितना 6% देगा। बट उल्टा सोचिए कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और फर्म लोन दे रहा है किसको, पार्टनर को, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नील होगा, कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज नहीं करेगा फर्म फ्रॉम पार्टनर से। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। प्रत्येक पार्टनर का यह भी अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट करे इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और प्रत्येक पार्टनर का यह भी अधिकार है कि वो आपका बिजनेस को बुक को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसका कॉपी भी ले जा सकता है। ये आपका था रूल्स रिगार्डिंग केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट। 8 रूल्स है नॉर्मली, 8 नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग आइटम बताए थे। सबसे पहले लिखते हैं टू नेट लॉ जो पीएल से आता है। उसके बाद डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रेमुनेशन, टू रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट साइड में आता है बाय पीएल नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद आता है बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे बताए थे, पहला आता है ओपनिंग कैपिटल बाय बीडी, फिर आता है फर्दर कैपिटल बाय बैंक या कैश। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड आता है टू कैश, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू डिविजिबल लॉस और टू बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। उसके बाद हम आपको बताए थे एग्जांपल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताए थे मैनेजर का सैलरी हो, मैनेजर का कमीशन हो, मैनेजर का रेमुनेशन हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो, इंटरेस्ट ऑन थर्ड पार्टी लोन हो, रेंट टू पार्टनर हो, रेंट टू थर्ड पार्टी हो,
ये सब आपका एग्जांपल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में बोले थे जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आता है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पार्टनर का सैलरी और पार्टनर का कमीशन, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व, इट इज पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यार इतना रिकॉल करवा दे, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लो एमसीक्यू टाइप्स का, जो भी थियरी है सारा देख लो। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे कि मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये कल चलेंगे हम लोग, कल की क्लास में। आज तक हम लोग यहीं तक होल्ड करके रखते हैं, दैट्स इट। यहीं तक हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं, आगे हम लोग फिर बनते हैं कल के क्लास में, ठीक है। नॉर्मली यहीं तक रखते हैं, दैट्स इट।